हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में दो सवाल पर डिस्कस करूंगा। पहला, अगर 1971 में रूस ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत का मदद ना करता तो क्या होता। पूरी दुनिया के खिलाफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब पाकिस्तान के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, यूएई, जॉर्डन, टर्की, ईरान, श्रीलंका और इंडोनेशिया थे। एक तरह से दुनिया का 70% ताकतवर देश भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ थे। लेकिन भारत के साथ अकेला रूस ही ये सब देशों को जवाब देने के लिए काफ़ी था। दूसरा सवाल, तब 1971 में चीन क्यों खुलकर पाकिस्तान के साथ नहीं दी। अगर तब चीन भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता तो भारत को काफ़ी मुश्किल होता चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई करने में। जंग की पहले चीन पाकिस्तान को कह चुका था जरूरत पड़ी तो चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा, यानी कि दोनों एक साथ भारत के खिलाफ जंग करेंगे। तब अमेरिका भी चीन को उकसा रहा था वो भारत के खिलाफ 1971 में जंग करे। तो फिर जब जरूरत पड़ी चीन क्यों पाकिस्तान के साथ देने से पीछे हट गया। आप ये दो सवालों के जवाब जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। मैं ये वीडियो के लिए 15,000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ। मुझे पता है आप सब कर दोगे। पहले जानते हैं 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने की हालात कैसे आई। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। पाकिस्तान के इस हिस्से में रहने वाले लोग हमेशा से ही पाकिस्तान के द्वारा कुचले जाते थे। ये लोग चाहते थे कि उन्हें पाकिस्तान के जुल्मों सितम से आज़ादी मिल जाए। पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों और वहाँ के नेताओं को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते थे। इसलिए सरकार में ज़्यादातर लोग वेस्ट पाकिस्तान से ही चुने जाते थे, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते थे। यही नहीं, ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को उर्दू को ही अपना मुख्य भाषा चुनने के लिए कहा जाता था, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान यानी आज की बांग्लादेश में विद्रोह होना शुरू हो गए। पाकिस्तान ने इन विद्रोहों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया। पाकिस्तान अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा देना चाहता था। पाकिस्तान जहां एक और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढा रहा था, वहीं दूसरी ओर वह भारत पर हमले की फिराक में भी था। पाकिस्तान को लगता था कि वह भारत को दोनों तरफ से घेर लेगा। पाकिस्तान को यह डर भी था कि ईस्ट पाकिस्तान के विद्रोहियों को भारत मदद कर रहा है। पाकिस्तान को लगता था कि वो 1948 के भांति भारत के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार कर लेगा, तब तक अमेरिका बीच बचाव करेगा और जीता हुआ हिस्से उसके कब्जे में रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का ये दांव उल्टा पड़ गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी एक सजग नेता थी और उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। पाकिस्तान को अपनी आधी जमीन और सेना को खोना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के कारण 1971 में बंगाली शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से निकलकर भारत में आने लगे थे, जो कि भारत के लिए परेशानी का सबक बनते जा रहे थे। इन हालातों पर गंभीरता बरतते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इस बारे में जानकारी दी कि पूर्वी पाकिस्तान में हालत बदतर हो रहा है और वहां से लोग भागकर भारत में आ रहे हैं। निक्सन को इस बात की भनक लग चुकी थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में है। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान के साथ सेंटो और सिएटो संधि के तहत जुड़ा हुआ था और अमेरिका को डर था कि अगर युद्ध हुआ और भारत जीत गया तो उनके समर्थन से एशिया में सोवियत संघ का विस्तार और बढ़ेगा। 28 मार्च 1971 को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिल रोजर को पाकिस्तान से खत आता, जिसमें लिखा था कि हमारी सरकार देश में पूर्वी हिस्से में फैले असंतुलन की स्थिति को काबू करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में अब अमेरिका को यकीन हो गया था कि जंग तय है। उसने चीन को भी इसमें शामिल करने की योजना बना ली। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के जरिए चीन को संदेश पहुंचाया। 29 अप्रैल को दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक हुई थी, जिसने शायद इस पूरे किस्से की रूख ही मोड़ दिया था। इस बैठक में इंदिरा गांधी ने सेनाध्यक्ष साम मानेकशॉ को बुलाकर पूर्वी पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का हुक्म सुनाया, जिसे मानेकशॉ ने सिरे से यह कहकर खारिज कर दिया कि अभी सही वक्त और हालात नहीं है। उनका कहना था कि मानसून आने वाला है और चीन और अमेरिका का रुख भी साफ नहीं है। इसके अलावा सेना भी कमजोर और बिखरी हुई है। मानेकशॉ ने मोहलत मांगी। इंदिरा गांधी समझदार थी, वे मान गई। इस दौरान कूटनीति का सहारा लिया जाने लगा।
बताया जाता है कि एक तरफ भारतीय सीमा में स्थित कैंपों में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाने लगी और दूसरी तरफ रूस और अन्य देशों से संपर्क तेज किए गए। पाकिस्तान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। अप्रैल 1971 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने याह्या खान को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया था कि भारत पाकिस्तान के टुकड़े करने की साजिश कर रहा है। चाउ एन लाई ने याह्या खान को भरोसा दिलाया अगर जंग हुई तो वे पाकिस्तान का साथ हैं। बहरहाल भारत इस बात से बेखबर था कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत को घेरना चाहता है। इससे बेखबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों की स्थिति को सुधारने की आश लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के पास पहुंची। उन्होंने निक्सन को बंगालियों के हालातों के बारे में बताया और इस स्थिति में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की, लेकिन निक्सन ने उन्हें किसी भी तरह का मदद देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि भारत को जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। इशारा साफ था, पर इंदिरा गांधी ने भी ये कह दिया कि जंग की बात पाकिस्तान कर रहा है, वे नहीं। इस समय इंदिरा गांधी जी ने एक कठोर कदम उठाते हुए 9 अगस्त को सोवियत यूनियन के साथ शांति, भाईचारा और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत और रूस के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर होने का मतलब भारत पर हमला रूस के ऊपर हमले के बराबर था, जिससे अमेरिका पूरी तरह से भारत के खिलाफ हो गया। अक्टूबर 1971 आते आते पूर्वी सीमा पर हालात बहुत बिगड़ गए। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना और रजाकारों से भिड़ गई। भारतीय सेना बंगालियों की पीठ पर हाथ रखी हुई थी। मानेकशॉ ने बीते कुछ महीनों में सेना की ताकत में इजाफा कर लिया था। 3 दिसंबर 1971 जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पाकिस्तान ने वेस्टर्न सेक्टर यानी भारत से लगती हुई पश्चिमी सीमा पर हमला बोल दिया। अब जंग दो तरफा हो गई। भारत तैयार था। 4 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और सेना को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने को कहा। इस लड़ाई के पहले दिन ही भारतीय नेवी के जहाज राजपूत ने एक पाकिस्तानी सबमरीन को डुबा दिया। नेवी की स्पीड बोट्स ने 10 पाकिस्तानी बैटल शिप्स को खत्म कर दिया। साथ ही 12 पाकिस्तानी तेल भंडारों को आग के हवाले कर दिया गया। लड़ाई के 4 दिनों में भारत की कई जीत हुई, लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ था। इस युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और मसला यूनाइटेड नेशन में चला गया था। उसने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूस भारत का दोस्त था और उसने इसके खिलाफ वीटो कर दिया। युद्ध चलता रहा। हार की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका इस युद्ध में भारत को अलग थलग करना चाहता था, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने चीन को भारत पर हमले के लिए उकसाया। अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने हेनरी किसिंजर को चीन भेजा। उसका मानना था कि चीन भारत को धमकी दे, जिससे भारत का ध्यान युद्ध से भटकाया जा सके। चीन भी पहले पाकिस्तान को वादा किया था जरूरत पड़ने पर वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा, लेकिन सही टाइम पे चीन ने डरकर अपना कदम पीछे हटा दिया। अब जानते हैं चीन ने ऐसा क्यों किया। देखिए, भारत को पहले पता था चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है, इसलिए भारत अब रूस की मदद ली। रूस ने चीन को वार्निंग दे दी थी, इस मसले से दूर रहे। 1969 में रूस और चीन के बीच 7 महीने तक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। तब ये दोनों देशों के बीच जंग कभी भी हो सकता था, इसलिए तब चीन को ये डर था अगर वो पाकिस्तान का साथ देगा तो रूस के साथ चीन का संबंध और खराब होगा। और 1971 जब भारत पाकिस्तान की जंग चल रही थी तब विंटर सीजन थी। भारत चीन बॉर्डर पर बर्फबारी हो रही थी। तब चीन की सेना इतना भी एडवांस नहीं थी कि वो बर्फीले मैदान में भारत के खिलाफ जंग कर सके। और एक थ्योरी ये भी है, 1960 की शुरुआत में जब अमेरिका को कम्युनिस्ट चीन की जासूसी करने की जरूरत पड़ी थी, तब पाकिस्तान ने आज के बांग्लादेश में स्थित अपनी एयरबेस अमेरिका को चीन के खिलाफ यूज करने दे रहा था। इसलिए चीन भी पाकिस्तान से नाराज था। ये सब कारणों की वजह से चीन चाहकर भी 1971 में पाकिस्तान की मदद नहीं की। 1971 में जोर्डान, ईरान, टर्की, यूएई और फ्रांस ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए अपनी एयरक्राफ्ट्स दिए थे। इंडोनेशिया ने अपना एक नावाल वेसल पाकिस्तानी नेवी को दिया था। तब श्रीलंका ने भी पाकिस्तान की मदद की थी। पाकिस्तान के जहाज श्रीलंका के एयरबेस पर फ्यूल भरवाते थे। इतने सारे देशों की सपोर्ट पाने के बावजूद पाकिस्तान जंग हारने की बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था। तब अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 7वां जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। ये सबसे शक्तिशाली नौसेना बेड़ा था। इस बेड़े को 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप भी कहा जाता था। इसी बीच सोवियत खुफिया एजेंसी से एक खबर आई कि ब्रिटिश युद्धपोत ईगल भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है।
ये इतिहास में पहली बार थी जब दुनिया की दो पुराना डेमोक्रेसी कंट्री मिलकर दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री पर हमला करने की तैयारी में थे। हालांकि इसके बावजूद भारत घबराया नहीं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। इस दौरान इंदिरा गांधी ने इंडो सोवियत संधि के तहत रूस से मदद मांगी। पहले जानते हैं अमेरिका की 7th फ्लीट कितना ताकतवर था। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर नावल शिप्स, ये हमेशा एक फॉर्मेशन बनाकर दुश्मन पर अटैक करते हैं। 7th फ्लीट भी अमेरिकन नेवी का एक फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन तब गल्फ ऑफ टोंकिन में तैनात थी। अब आप इमेज पे देखिए, वियतनाम की साइड और चीन के नीचे इस समुद्री इलाके को गल्फ ऑफ टोंकिन कहते हैं। अब जानते हैं 7th फ्लीट में कौन कौन वारशिप्स शामिल थी। 7th फ्लीट को नेतृत्व कर रहा था 75,000 टन वाला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज। ये तब दुनिया का सबसे बड़ा वारशिप्स थी। USS एंटरप्राइज अपने साथ 70 फाइटर जेट्स और बॉम्बर को ले जा सकता था। इसके साथ 7th फ्लीट में गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS किंग, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डेकाटोर, USS मैकिन और USS ओलेग, गाइडेड मिसाइल एस्कॉट USS वाडेल, USS किंग और USS पार्सन, लार्ज एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली, न्यूक्लियर सबमरीन USS गुरनाड और सप्लाई शिप USS उचिता शामिल थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अमेरिका की 7th फ्लीट कितनी ताकतवर थी। अमेरिका की 7th फ्लीट को जवाब देने की काम थी भारत का ईस्टर्न फ्लीट का। ईस्टर्न फ्लीट का नेतृत्व कर रहा था 20,000 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। ये अपने साथ 20 लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट को ले जा सकता था। तब USS एंटरप्राइज INS विक्रांत से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। फिर भी हमारे जाबाज सैनिक जंग की मैदान में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने के बाद अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार थे। दिसंबर 15 यानी कि पाकिस्तानी सेना का भारत के सामने सरेंडर करने से ठीक एक दिन पहले अमेरिका की 7th फ्लीट भारत के ऊपर हमला करने के उद्देश्य से बे ऑफ बंगाल में एंट्री लेता है और ढाका से 1760 किलोमीटर करीब तक पहुंच जाता है। सेम टाइम पे ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी अपना एक फॉर्मेशन लेकर अरब सागर के करीब पहुंच जाता है। प्लान ये था, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिलकर भारत के ऊपर हमला करेंगे ताकि दोस्त पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने से बचाया जा सके। लेकिन रूस को पहले पता चल गया था अमेरिका और ब्रिटेन भारत के ऊपर हमला करने वाले हैं। इसलिए दिसंबर 13 तारीख को ही रूस ने भारत की मदद के लिए अपना 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भेज दिया। रूस की ये बैटल ग्रुप में न्यूक्लियर आर्म्ड शिप, न्यूक्लियर सबमरीन, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर काफ़ी मात्रा में थे। ये सब एंटी शिप मिसाइल से लैस थे। लेकिन एक कमजोरी ये थी कि रूस की एंटी शिप मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर था। रूस का 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप का कमांडर एडमिरल व्लादिमीर बाद में एक इंटरव्यू में बताया था, मॉस्को से ऑर्डर था रूस की न्यूक्लियर सबमरीन को अमेरिका की 7th फ्लीट के बिल्कुल नज़दीक ले जाया जाए। जब अमेरिकन शिप्स रूस सबमरीन की स्ट्राइक रेंज में आए तब सबमरीन को सरफेस पर लाया जाए ताकि अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट रूस की सबमरीन को पहचान सके। अमेरिका और ब्रिटेन को मैसेज जाए, भारत जंग में अकेला नहीं है, भारत के साथ रूस खड़ा है और वो न्यूक्लियर सबमरीन और अपनी बाकी वारशिप्स के साथ अमेरिका और ब्रिटेन से पहले बे ऑफ बंगाल में तैनात है। इस तरह रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के बैटल ग्रुप को ढाका, चिटगांव और कराची तक नहीं पहुंचने दी और ना ही भारत के ऊपर हमला करने दिया। तब रशियन ने ब्रिटिश कैरियर बैटल ग्रुप का कमांडर और 7th फ्लीट का कमांडर के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट की। बातचीत ये थी, सर वी आर टू लेट, देयर आर द रशियन एटॉमिक सबमरीन्स हियर एंड ए बिग कलेक्शन ऑफ बैटल शिप्स। इसके बाद ब्रिटेन के शिप्स माडागास्कर की तरफ चले गए और अमेरिका की 7th फ्लीट भी पीछे हट गया। ये घटना के ठीक एक दिन बाद दिसंबर 16 तारीख को ऐतिहासिक घटना घटी। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लोग 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का भारत के सामने घुटने टेकने की घटना को नहीं भूलेंगे। इसके साथ बांग्लादेश का भी जन्म हुआ। आप अब सोचिए, अगर तब रूस भारत की मदद ना करता या फिर मदद करने में 1-2 दिन लेट हो जाता तो तब पाकिस्तान की 2 टुकड़ा होना तो दूर की बात, आज भारत का इतिहास और भूगोल अलग होता। दोस्तों, एक्चुअली मैं इंडिया, रूस और अमेरिका के ऊपर एक अलग वीडियो बना रहा था। उस वीडियो में ये टॉपिक आया, मुझे लगा कि ये टॉपिक के ऊपर एक अलग डिटेल वीडियो बनना चाहिए, इसलिए आज ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी है, उसे भी लाइक करिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।